नहीं तो क्या होगा, जिस दिन इस क्लास का लोग जाग गया ना तो सरकार को भाई जाना पड़ेगा। तो अब शिक्षा को बंद नहीं रखा जाए, इसको भी कुछ मापदंड के आधार पे कुछ नियम कानून बना के इसको भी खोला जाए। थोड़ी से तो एग्ज़ाम तो पास कर जाएंगे, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारा कोचिंग सेक्टर कर रहा था, बट इसका रिकॉग्निशन नहीं था। हम लोग ही एक सेक्टर है जहां एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, रेवेन्यू भी देते हैं कि कोविड अब हम लोग के साथ में चलेगा। हम लोग भी मान लिए कि 2 से 3 साल आप पूरा स्कूल एजुकेशन से लेकर के कोचिंग एजुकेशन को आप बंद कर दें, इसका इम्पैक्ट जानते हैं, अगला 20 साल तक आप इसको रिकवर नहीं कर पाए। पूरा एक जनरेशन को आप ख़त्म कर रहे हैं। चाहता हूँ कि प्राइवेट टीचर अभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हैं, पिछले फर्स्ट कोरोना काल के बाद से ही समझिए कि उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो एक परिवार में अगर 4 बच्चे पढ़ते हैं तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल घर में रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा है जो आपको शिक्षित करती है, आपको शिष्टाचार सिखाती है, समाज में जीना सिखाती है। बात करें बिहार की तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो शिक्षा का प्राचीन इतिहास से यहाँ गवाही रही है। यहाँ तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। बिहार वो धरती है जहाँ से चाणक्य ने नाम कमाया, देश को और दुनिया को एक सीख दी। ऐसे में जहाँ बिहार उद्योग का रोना रो रहा है, सरकार उद्योग को लेकर कई तरह की बातें कर रही है, अपनी नाकामयाबी बता रही है। ऐसे में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो खुद अपने आप में एक उद्योग है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के कुछ सदस्य यहाँ मौजूद हैं, जो बिहार की शिक्षा की स्थिति और जिस तरह से बिहार में शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं डायरेक्टर हूँ पेज IAS का, क्लाइट इंडिया इंस्टीट्यूट और पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट, 3 संस्था हमारी है। और बिहार में शिक्षा की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। आप सोचिए, जब यहाँ पे स्कूल कॉलेज में इतनी कम संख्या है तो भी सबसे ज़्यादा IAS IPS निकालते हैं, तो कल्पना कीजिए जब सब व्यवस्थित हो जाएगा कितना लोग निकालेंगे। ये वो धरती है जहाँ पर दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। आज ऐसी व्यवस्था हो गई हम लोग को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। पटना कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था, जहाँ पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, पूरे विदेशियों के लिए सीट फिक्स होता था। BN कॉलेज में फंक्शन इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। आपका साइंस कॉलेज में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, कहाँ से नहीं आते थे। यही के SC वर्मा है ना, बलराम तिवारी हैं, रास बिहारी सिंह हैं, जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं बताऊँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ाता हूँ, मेरे पास पूरे इंडिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पूरे इंडिया से पढ़ने के लिए आते हैं। 300 प्लस बच्चा है। तो ये मेरी केस है। लेकिन जो लॉकडाउन कंटिन्यूसली एजुकेशन को जो पैरालाइज कर रही है, इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि पार्शली से भी खुला रखा जाए, कंप्लीट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन की परिस्थिति बनती है, जैसे हर तरह का काम चल रही है, दुकान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, दवा दुकान भी चल रहा है, दिन भर लोग दवा नहीं खाता है, तो पढ़ाई भी दिन भर थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा पढ़ के चल जाता है। अरे सुबह में 4 घंटा खोलिए, 5 घंटा खोलिए, हाफ बंद रखिए, 50% का छात्र रखिए। इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि अगर इस तरह से अगला फिर लॉकडाउन रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे बताइए? रेंट कहाँ से आएगा? सैलरी कहाँ से आएगी? नॉन टीचिंग स्टाफ का, टीचिंग का, खुद का मेंटेनेंस कैसे होगा? आज के डेट में जो भी कोचिंग चला रहे हैं, AC से लेकर टेबल तक सब EMI पर लेते हैं। कोई व्यवस्था, पहला लॉकडाउन में तो कुछ व्यवस्था मिला था, बाद में तो सरकार इग्नोर कर दिया। डैट मीन्स कि सरकार का काम है सोशल वेलफेयर का, लेकिन आप ये काम दे, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि सामाजिक कल्याण से। क्या हम लोग समाज से बाहर हैं? इसलिए जिस तरह से हर राज्य को खोल दिया गया है, समय रहते यहाँ भी खोल दिया जाए, नहीं तो क्या होगा, जिस दिन इस क्लास का लोग जाग गया ना तो सरकार को भाई जाना पड़ेगा। मैं गौतम सावंत, डायरेक्टर चार्टर्ड कॉमर्स कैब के सदस्य हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, समस्या यही है और समस्या शॉर्ट पीरियड का नहीं है। पिछले 3 सेशन से, जैसे कि 2020 में कोरोना आया तो 2020 हम लोग का डिस्टर्ब हो गया, 2021 में हम लोग को डिस्टर्ब हो गया, अब ये 2022 की स्टार्टिंग शुरुआती है, यहाँ भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट है। तो इस प्रकार से अगर बंद कर दिया जाए तो बंद करने से जितने भी टीचर्स हैं सबका आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गया
तो हम लोगों से जुड़े हुए, जैसे कि पूरे बिहार में की ही बात किया जाए तो 10 से 12 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार की यहाँ से मिलती है। तो अगर कंप्लीट हम लोग 100% बंद रहेंगे तो फिर इतने लोग कहाँ जाएंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं कोचिंग इंडस्ट्री से, तो वो जाएंगे कहाँ। महाराष्ट्र सरकार ने 24 से खोल दिया, तो अब शिक्षा को बंद नहीं रखा जाए, इसको भी कुछ मापदंड के आधार पे कुछ नियम कानून बना के इसको भी खोला जाए। और इससे क्या होगा कि कुछ पटरी पे हम लोग भी रहेंगे और जिससे दिक्कतें हम लोग का दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक तंगी के कारण। मैं एम स्टडी एक डायरेक्टर खगोल से बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर ऑनलाइन इलाज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार टीचर भी ऑनलाइन से अच्छा से नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार से यही गुजारिश है कि जितना जल्द से जल्द हो लॉकडाउन खुल जाए, कोविड प्रोटोकॉल में कोई कोचिंग चलेगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं अमरजीत सर, प्रगति साइंस क्लासेस पटना से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, ये गलत है। सरकार टाइम से एग्ज़ाम ले रही है, हर चीज़ कर रही है, पढ़ा तो वो नहीं रही है। अगर पढ़ाएंगी नहीं और हम लोग जैसे टीचर्स को पढ़ाने अगर नहीं देगी तो होगा क्या कि बच्चे एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे। इंटर का एग्ज़ाम देखिए, इधर टाइम से 1 फरवरी से हो रही है, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रही है 17 फरवरी से, तो एग्ज़ाम तो पास कर जाएंगे, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जो भी एसओपी है, हम लोग शिक्षित वर्ग के लोग हैं, एसओपी को वो दे सरकार, हम उसको पालन करके उसको खोला जाए, मतलब पूर्णतः बंद नहीं किया जाए। और रही बात, हर समय ये चीज़ कह देती है सरकार कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाइए। आप तो बोलने को बोल लेते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये सोचिए कि कितने स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन की पढ़ने की व्यवस्था है और क्या सभी टीचर के पास ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था है या नहीं है। इसेंशियल चीज़ों में रोटी कपड़ा मकान आता है, शिक्षा आता है, तो शिक्षा को इसेंशियल मान ही नहीं रही है। अगर वो शिक्षा को इसेंशियल माने, बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं शिक्षा जरूरी है, और सरकार उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटलाइजेशन की बात होती है, और ऐसे में डिजिटल इंडिया कितना डिजिटल है, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं शिक्षक, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि ये संस्था को एक रेगुलेशन चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या बॉडी चाहिए? एसोसिएशन बनाने का एक्चुअली जो हम लोग का ज़रूरत पड़ी इसलिए क्योंकि एक ऐसा सेक्टर जो बिहार में रेवेन्यू के साथ रोज़गार दे रहा था, बिहार का नाम प्रतिष्ठा कि बिहार एक आईएएस की जननी है, डॉक्टर इंजीनियर की जननी है, बड़े बाबूज की जननी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारा कोचिंग सेक्टर कर रहा था, बट इसका रिकॉग्निशन नहीं था, ना ही इसके प्रति कोई पॉलिसी बन रही थी, ना इसके बारे में कोई समझ रहा था, ना इसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो हम लोग का जो मेन एसोसिएशन बनाने का ज़रूरत इसीलिए पड़ा कि एक सेक्टर जिसकी अपनी नाम और पहचान हो, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि जो आपकी बिहार के एक इंडस्ट्री पॉलिसी है, उसका एक अपना स्टेटमेंट है कि ऐसे लोग इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। पूरा इंडस्ट्री पॉलिसी का हर एक बिंदु पर बिहार कोचिंग सेक्टर जो है वो खरा उतरता है। तो हम लोग कोचिंग सेक्टर को इंडस्ट्री की दर्जा के लिए ये संगठन की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, ये एक ऐसा सेक्टर था जो नीतीश जी 20 लाख का रोज़गार चाहते हैं कि नीतीश सर की हम क्रिएट करें। क्रिएट करना में नीतीश सर ही जान रहे होंगे कि अभी तक कहाँ तक पहुँचाएँ। हम लोग बढ़ चढ़ करके उनके पास क्या रोड मैप है हम नहीं जानते हैं, लेकिन 20 लाख रोजगार में हम 12 लाख रोजगार का हमारे पास रोड मैप है। और हम लोग रोड मैप कि कैसे हम लोग रोजगार पैदा करेंगे, किन सेक्टरों में, और वैसा रोजगार जो क्वालिटी रोजगार होगा। क्वालिटी रोजगार का मतलब 40,000 से पेमेंट करके 3 से 3.5 लाख का रोजगार हम लोग पेमेंट वाला प्रत्येक महीने वाला रोजगार हम लोग देते हैं। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप देखिएगा कि आईआईटी से पास आउट आदमी आकर के काम कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ऐसा जिसमें बैंक और एसएससी से जो क्वालिफाइड लड़के हैं, जो इनकम टैक्स में, उन लोग छोड़ करके सबसे इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो आदि काल से बिहार जाना जाता था। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला हुआ करता था, जहाँ पे उस डिजिटल एज नहीं था, लेकिन वर्ल्ड से लोग आते थे।
उसको आप इंडस्ट्री के रूप में ग्रो ना कर करके आप जूता चप्पल और रेमंड्स वाले और साइकिल बनाने वालों को देते हैं। एक भी आप इंडस्ट्री बनाइए कि जिनको वो लोग प्रेरित किए हैं, जिनको ये ज़मीन दिए हैं, जिनको पैसा दिए हैं, एक भी इंडस्ट्री नज़र आता है? नहीं। हम लोग ही एक सेक्टर है जहाँ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, रेवेन्यू भी देते हैं। इसीलिए रह गया आप डिजिटल वाले इंडिया में, बिहार में डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल, पटना में थोड़ा बहुत तो डिजिटल प्रेजेंस आपको दिखेगा ही। पटना से जैसे ही आप बाहर जाएंगे, गांव में यूट्यूब जो सबसे कम बैंडविड्थ पे चलता है वो भी नहीं चल पाता है, तो हम यहाँ से पढ़ाई करेंगे और बच्चा यूट्यूब पे जाकर के वहाँ पढ़ लेगा, इस संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ नेट की कनेक्टिविटी एकदम जीरो है। सबसे ज़्यादा चैलेंज आप लोगों को क्या दिख रहा है इस इंडस्ट्री में? शिक्षा क्या बात कर रहे हैं, कोचिंग एसोसिएशन क्या बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? क्या आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से शिक्षकों को लग रहा है कि वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, साथ ही साथ वो उस स्तर पर जाकर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिस स्तर पर वो देना चाहते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज देखिए, ये अब ये मान के चलना होगा गवर्नमेंट को कि कोविड अब हम लोग के साथ में चलेगा। हम लोग भी मान लिए, मतलब आप कोविड का एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन आप SOP जारी कर लीजिए, उसी में हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे। बार बार जो लॉक अनलॉक कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है, रघुराम राजन आपको बोल रहे हैं, हर एक स्टेज पे, हर एक पूरा वेस्टर्न इंडिया, हर एक वेस्टर्न कंट्रीज का हर एक रिपोर्ट, मैकेंजी का रिपोर्ट, WHO का रिपोर्ट आपको बता रहा है कि 2 से 3 साल आप पूरा स्कूल एजुकेशन से लेकर के कोचिंग एजुकेशन को आप बंद कर दें, इसका इम्पैक्ट जानते हैं? अगला 20 साल तक आप इसको रिकवर नहीं कर पाए, पूरा एक जनरेशन को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप और हम मिल करके एक डिसाइड करें कि आने वाले दिनों में लॉक नहीं रहेगा, लॉकडाउन नहीं होगा, और हम लोग एक बीच का व्यवस्था रखें कि हम लोग साथ में, कोविड के साथ में कैसे हम लोग जिए। अब इसी का बेसिकली रिक्वायरमेंट है। लॉकडाउन से क्या हो रहा है? देखिए, लॉकडाउन होने से क्या होता है कि हम लोग का रेंट का इशू, रेंट का, मकान मालिक से रेंट का प्रेशर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को पेमेंट का प्रेशर, आपका बिजली बिल का प्रेशर, हर एक तरह का, नगर निगम, बताइए, सब चीज़ आप कर लिए हैं। कचरा उठाव के लिए भी आप हमको पैसा ले रहे हैं, बिजली आप बंद कर दिए हैं, बिजली का कमर्शियल रेंट ले रहे हैं। ये सब बहुत तरह की बातें हैं। जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने स्टूडेंट को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं ठीक से। हम जब अपना स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप हर एक नियम, मतलब आप नियम से बोर्ड का एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, डिफरेंट कंपटीशन का एग्ज़ाम टाइम पर ले रहे हैं, और उसकी तैयारी के लिए आप सब चीज़ लॉक किए हुए हैं। कैसे होगा? बिहार के लड़के पीछे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में और पीछे होंगे। रोजगार नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बिहार का और नीचे जाएगा। तो एक बात बताएं कि ये जो कोचिंग एसोसिएशन आप लोगों ने बनाया, इसका मोटिव क्या है? आप इसे किस वजह से आप लोगों को ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है और ये करना चाहिए? इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि बिहार में हम कैसे 20 लाख रोजगार प्रत्येक साल जनरेट करें। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रोजगार के साथ इस 4,000 से 5,000 करोड़ कैसे हम लोग इसमें रेवेन्यू जनरेट करके दें। आप लोग रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, 20 लाख रोजगार, वो किस तरह से, आपका रोड मैप क्या है, किस तरह से आप? अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें 7 से 8 लाख का रोजगार है बिगर गवर्नमेंट का सपोर्ट का। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और एक कोचिंग विलेज अगर पे काम करती है, जिसमें कोचिंग, सारे कोचिंग एक जगह, टीचर रहने की व्यवस्था एक जगह, स्टूडेंट रहने की व्यवस्था हो जाएगा एक जगह, तो हम लोग वहाँ पे ना कि कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकेंगे क्वालिटी के एजुकेशन के नाम से और क्वालिटी रिजल्ट के लिए, साथ साथ हम इसको प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे गुजरात टूरिज़्म के लिए प्रचार कर रहा है, बिहार जाना जाएगा एजुकेशन टूरिज़्म के लिए। तो अगर हम एजुकेशन टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं कि लड़का आए ऑल ओवर इंडिया से, यहाँ पढ़े और फिर जाए, तो हम लोग रोजगार के साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो सर ने बताया कि जिस तरह से ये कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए ये एसोसिएशन बना है, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या ऐसा आप लोगों को और सपोर्ट होना चाहिए? जो अभी की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन उतनी अच्छी क्लासेस नहीं चल पा रही है, स्टूडेंट भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जी पहले तो मेरा नाम रंजीत कुमार है, डॉक्टर DK कौशिक इंग्लिश क्लास पटना बाजार समिति से मैं बोल रहा हूँ और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार का एक मेंबर भी हूँ।
बस सरकार से चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोविड का केस कम हो गया है, उसी तरह एक मीटिंग करके सरकार को चाहिए कि और सेक्टर की तरह कोचिंग को भी खोल देना चाहिए सरकार को, जिससे हम लोग के जो परेशानी है वो धीरे धीरे दूर हो। बिजली बिल है, रेंट है, बाकी सब है। जैसे आप संगठन की बात हो रहे हैं, बिना संगठन के कोई भी सक्सेस काम नहीं हो सकता। एक चीटी भी होता है ना सर, तो चीटी भी एक संगठन बना के चलता है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो हम लोग एक एसोसिएशन जो है, भारत ऑफ एसोसिएशन कोचिंग एसोसिएशन, ये एक संगठन है और इस संगठन के बदौलत हम लोग गवर्नमेंट सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम कोचिंग जो है उसको खोला जाए, क्योंकि बिहार के शिक्षा के स्तर के लेवल में अगर मजबूत किया है बिहार के शिक्षा को तो वो है कोचिंग। क्योंकि सरकारी स्कूल में आप जानते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर के बारे में जानते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर प्राइवेट शिक्षक ना रहे तो यहाँ के जो बिहार के जो स्तर है वो शिक्षा के लेवल बहुत घट जाएगा। हमारे साथ नवीन सर भी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए सरकार को? जो इस तरह के हालात हैं, डिजिटल इंडिया की बात तो की जा रही है, मगर ज़मीनी हकीकत क्या सच में डिजिटल ऐसा हो गया है कि गांव-गांव के बच्चे जिनको शिक्षा की ज़रूरत है ऑनलाइन क्लास में वो मोबाइल डिजिटल हाथ में लेकर क्लास कर सकते हैं? क्या उस तरह का हमारा ग्रोथ हो चुका है भारत का कि हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ाकर लड़कों को उस लायक बना सकते हैं कि वो अपने भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य तय कर सकें? जैसे तो अभी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। कैब के माध्यम से मैं यही बात बताना चाहता हूं कि प्राइवेट टीचर अभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हैं, पिछले फर्स्ट कोरोना काल के बाद से ही समझिए कि उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 60% कोचिंग आपका अप्रॉक्स बंद हो चुका है और 40% जो कोचिंग बचा है पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में जद्दोजहद कर रही है। मकान मालिक का अलग प्रेशर रहता है, उसके अलावे भी घर का अपना इतना अधिक खर्च है, लगातार क्लासेस बंद है। कुछ दिन के लिए बीच में क्लासेस ओपन हुई थी लेकिन जब तक जोर पकड़ती फिर दोबारा से बंद हो गई। तो सरकार का पूरी तरीके से इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, जो कि गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये भी आप ही के देश के नागरिक हैं और मुख्य धारा में बच्चों को आने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है लाने में, इसलिए इन पर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है, डिजिटल इंडिया की बात है, तो एक तो आप ये लॉकडाउन के बाद ज़रूर देखे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में बढ़ावा मिला है, लेकिन अभी भी जो अपनी बिहार की खास करके स्थिति है, तो एक परिवार में अगर 4 बच्चे पढ़ते हैं तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल घर में रहेगा। कभी किसी घर में 2 भी हो सकता है, क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की, गरीब परिवार के बच्चों की बात हम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो दूसरा कि नेट का एक जैसा उपलब्धता हर जगह नहीं है। बहुत तरह के आर्थिक समस्याओं के कारण डायरेक्ट इस फील्ड से ऑनलाइन फील्ड से जुड़ नहीं सकते हैं। तो इस गंभीरता को देखते हुए तो सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि इनके बारे में भी आप गंभीरतापूर्वक सोचिए, नहीं तो आने वाले दिन में इनकी रोटी पर अभी संकट उत्पन्न हुई है और मरणासन्न स्थिति हो गई है। अभी देखिए औरंगाबाद में ही एक टीचर 2-4 दिन पहले आत्महत्या सुसाइड कर लिए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। अगर शिक्षकों का ये हाल रहेगा तो जाहिर है शिक्षा व्यवस्था ख़राब होगी, और जब शिक्षा व्यवस्था ख़राब होगी तो जो छात्र हैं उनका भविष्य और उसके साथ साथ बिहार और देश का भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा। बच्चे ही तो समझिए कि भविष्य निर्माता हैं देश के, और स्वाभाविक है कि इनका भविष्य खराब होगा तो बच्चों पर तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं देश उससे अछूता तो नहीं रहेगा, क्योंकि एक कदम अगर बच्चे बढ़ते हैं देश 20 कदम बढ़ता है, वो वाली स्थिति है। इसलिए इस हाहाकार वाली स्थिति को कम करने का गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जाए, हमारी यही मांग है। तो ये जो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाया गया उसका मकसद है कि जिस तरह से शिक्षकों के साथ कहा जाए सरकार की नादेखी हो रही है और इन्हें जिस तरह से क्लासेस बंद करने पड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की वजह से ना ये अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, ना स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षकों को कई तरह की आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इनकी फरियाद सुने, इनकी बातों पर ध्यान दे, साथ ही साथ जो बिहार का और देश का भविष्य तय करेंगे उन पर एक नज़र ज़रूर डालें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।